मैं एक अंधेरी गली में खड़ा हूं। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही हैं। शायद ये पसीना है जो मेरे माथे से बह रहा है। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता। मेरे फेफड़े हवा के लिए छटपटा रहे हैं और दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैं अपनी कांपती हुई उंगलियों को देखता हूं जिन पर किसी और का खून लगा है, गाढ़ा, लाल, चिपचिपा। ये मेरा नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी रगों में खून दौड़ता है, ये हमें जिंदा रखता है, ताकत देता है। लेकिन उस रात के बाद मेरी रगों में खून नहीं, खौफ दौड़ता है और एक कभी न खत्म होने वाली प्यास। एक ऐसी प्यास जो मुझे धीरे धीरे इंसान से हैवान बना रही है। ये मेरी कहानी है, मेरे उस अभिशाप की जो एक रात मुझ पर हमले के बाद शुरू हुआ। एक ऐसा हमला जो मुझे एक ऐसी दुनिया में खींच लाया जिसके वजूद पर शायद ही कोई यकीन करेगा। उस रात से पहले मेरी जिंदगी किसी भी 24 साल के लड़के की तरह ही थी। मेरा नाम रोहन है। दिल्ली की भीड़ में खोया हुआ बस एक चेहरा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, घर पर माँ और छोटी बहन रिया और कुछ दोस्त जिनके साथ वीकेंड पर क्रिकेट खेलना, बियर पीना और भविष्य के सपने देखना ही मेरी दुनिया थी। सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे। बस चाहता था कि माँ को एक बड़ा घर दिला दूं, रिया की पढ़ाई का सारा खर्चा उठा सकूं और शायद कभी हिम्मत करके अपनी टीम लीडर नेहा को कॉफी के लिए पूछ पाऊं। मेरे लिए यही सब कुछ था। दिल्ली की सर्द रातें हमेशा से ही थोड़ी अजीब होती हैं। उस रात भी ऑफिस में देर हो गई थी। महीने का आखिर था और टारगेट पूरा करने का प्रेशर। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं ऑफिस से निकला। सड़कें खाली होने लगी थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मेट्रो स्टेशन तक का रास्ता 10 मिनट का था, एक सुनसान गली से होकर। रोज का रास्ता था, कभी डर नहीं लगा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शायद हवा ज्यादा ठंडी थी या खामोशी ज्यादा गहरी। गली के कोने पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक परछाई सी दिखी। कोई भिखारी था, फटे पुराने कंबलों में लिपटा, ठंड से कांप रहा था। मैं अक्सर ऐसे लोगों की मदद कर देता था, पर उस रात मेरे कदम अपने आप ही तेज हो गए। एक अनजाना सा डर दिल में बैठ गया था। मैंने उसे अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहा। बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। एक रूखी सूखी आवाज कानों में पड़ी। मैंने जेब में हाथ डाला, 50 का नोट निकाला और बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने नोट बढ़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी लोहे के पंजे जैसी थी, बर्फीली और मजबूत। इतनी मजबूत कि मेरी हड्डियों तक में एक सिहरन दौड़ गई। छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। मेरी आवाज घबराहट में कांप रही थी। उसने अपना सर उठाया। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी चीख गले में ही अटक गई। उसकी आंखें, वो किसी इंसान की नहीं थी। वो अंधेरे में 2 दहकते हुए अंगारों जैसी थी, जिनमें कोई भाव नहीं था सिवाय एक जंगली भूख के। उसके होंठ सूखे और फटे थे और जब वो कुछ बड़बड़ाया तो मैंने उसके पीले नोकीले दांत देखे। मैं कुछ समझ पाता इसके पहले ही उसने एक जानवर की तरह मेरे हाथ पर झपट्टा मारा और पूरी ताकत से काट लिया। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। यह किसी कुत्ते के काटने जैसा नहीं था, यह कुछ और ही था। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाख मेरे मांस में घुसेड़ दी हो। मैं चीखा और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा और मैं एक पल भी बिना सोचे वहां से भागा। मैं बस भागता रहा तब तक जब तक कि मेट्रो स्टेशन की चमकदार रोशनियां नहीं दिख गईं। मेरी सांसें उखड़ रही थीं और हाथ से खून बह रहा था। मैंने जख्म को देखा। 2 गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने अपने दांत गड़ा दिए हों। मेट्रो के वॉशरूम में जाकर उसे धोया।
रूमाल बांधा और किसी तरह कांपते कांपते घर पहुंचा। माँ मुझे देर से आया देख और हाथ पे पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गई। मैंने उन्हें किसी कुत्ते के काटने की झूठी कहानी सुना दी। कल जाकर इंजेक्शन जरूर लगवा लेना, उन्होंने चिंता से कहा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मुझे तब क्या पता था कि यह जख्म किसी इंजेक्शन से भरने वाला नहीं था। यह जख्म सिर्फ मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर लगा था। वो मेरी आखिरी आम रात थी। उस रात के बाद रोहन मर चुका था और मेरे अंदर कोई और, कुछ और जागने वाला था। अगली सुबह मैं तेज बुखार में तप रहा था। मेरा पूरा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने मुझे बेरहमी से पीटा हो। माँ ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने कहा कि यह वायरल फीवर और इन्फेक्शन है और कुछ दवाइयां लिख दी। उन्होंने रेबीज के इंजेक्शन भी लगा दिए। जख्म थोड़ा गहरा है, शायद उसी का रिएक्शन है। तुम आराम करो, ठीक हो जाओगे 2-4 दिनों में, ये कहकर वो चले गए। लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार तो चला गया, लेकिन एक अजीब सी कमजोरी ने मुझे जकड़ लिया था। खाना देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती। माँ मेरे लिए पसंदीदा खाना बनाती, पर उसकी खुशबू मुझे सड़े हुए कचरे जैसी लगती। मैंने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। मेरा वजन तेजी से गिरने लगा और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए। पर सबसे अजीब बदलाव था रोशनी से होने वाली दिक्कत। कमरे की ट्यूबलाइट भी मुझे चुभने लगी थी और सूरज की रोशनी, वो तो जैसे मेरी आंखों में तेजाब की तरह पड़ती थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर्दे हमेशा गिरे रहते और अंधेरे में पड़े रहने में ही सुकून मिलता। माँ और रिया बहुत परेशान थी। रोहन, तुझे क्या हुआ है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? रिया मेरे कमरे में आकर पूछती। मैं उसे क्या बताता? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो प्यास शुरू हुई, एक अजीब भयानक प्यास। मेरा गला हर वक्त सूखा रहता था। मैं दिन भर में बोतलें पानी पी जाता, लेकिन प्यास थी कि बुझती ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे मेरा शरीर अंदर से रेगिस्तान बनता जा रहा है। एक ऐसा रेगिस्तान जिसकी जमीन पर पानी पड़ते ही भाप बनकर उड़ जाता है। 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। दोस्तों के फोन आ रहे थे। नेहा ने भी 2-3 बार मैसेज करके हाल पूछा, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं दुनिया से कट गया था। मेरा शरीर बदल रहा था और यह बदलाव मुझे डरा रहा था। मेरी सुनने की ताकत बढ़ गई थी। मैं दूसरे कमरे में माँ और रिया की फुसफुसाहट भी साफ सुन सकता था। मेरी नजरें बहुत तेज हो गई थीं। घने अंधेरे में भी मुझे चीजें साफ दिखने लगी थीं। एक रात मैं बिस्तर पर बेचैनी से लेटा था। प्यास से गला फटा जा रहा था। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं उठा और दबे पांव किचन की तरफ गया। रिया फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी। अंधेरे में उसका हाथ शेल्फ से टकराया और एक चाकू नीचे गिर गया, जिससे उसकी उंगली में एक छोटा सा कट लग गया। वो हल्के से सिसकी और अपनी उंगली मुंह में रख ली, लेकिन खून की एक बूंद फर्श पर टपक चुकी थी। तभी मुझे वो गंध आई, खून की गंध। वो किसी परफ्यूम या खाने की खुशबू जैसी नहीं थी, वो कुछ और ही थी। वो मेरे नथुनों से होती हुई सीधे मेरे दिमाग में पहुंची और पूरे जिस्म में एक करंट की तरह दौड़ गई। मेरी प्यास अचानक 1000 गुना बढ़ गई। मेरे मुंह में पानी भर आया, पर यह पानी की प्यास नहीं थी, ये खून की प्यास थी। मेरी आंखें फर्श पर पड़ी उस छोटी सी बूंद पर जम गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा एक एक हिस्सा चीख रहा था, भाग जा यहां से रोहन, ये गलत है। लेकिन मेरा दूसरा एक जंगली हिस्सा मुझे उस बूंद की तरफ खींच रहा था। मैं अपनी बहन के खून के लिए तरस रहा था। यह एहसास इतना भयानक था कि मैं सिहर उठा। मैं बिना एक शब्द कहे वापस अपने कमरे की तरफ भागा।
और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं फर्श पर बैठ गया और अपने घुटनों में सर छिपाकर रोने लगा। मैं क्या बनता जा रहा था? ये कौन सा जानवर मेरे अंदर जाग रहा था? उस भिखारी का चेहरा, उसकी वो दहकती आंखें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने अपना लैपटॉप खोला और कांपते हाथों से गूगल पर उल्टा सीधा सर्च करना शुरू किया। जानवर के काटने से इन्फेक्शन, रोशनी से डर, खाने से नफरत, खून की प्यास। सैकड़ों रिजल्ट सामने आए। ज्यादातर मेडिकल वेबसाइट्स थीं जिनमें रेबीज और दूसरे इन्फेक्शन का जिक्र था, पर मैं जानता था कि ये रेबीज नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत पुराना, डरावना और भयानक। मैं स्क्रॉल करता रहा और फिर एक लिंक पर मेरी नजर पड़ी। ये किसी पुराने ब्लॉग की पोस्ट थी। अंधेरों की दंत कथाएं, रक्त पिशाचों का सच। मैंने कांपते हुए उस पर क्लिक किया। उसमें लिखी बातें किसी फैंटेसी नॉवेल जैसी थी, पर मेरे लक्षण वो सारे उससे मिल रहे थे। अलौकिक शक्ति, तेज इंद्रियां, सूरज की रोशनी से जलन और खून की कभी ना खत्म होने वाली प्यास। क्या मैं एक वैम्पायर बन रहा था? इस ख्याल पर तो मुझे हंसना चाहिए था, पर कमबख्त रोना आ रहा था। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह सब मेरे दिमाग का फितूर है। मैं बस बीमार हूं। लेकिन जब मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी आंखें वो मेरी नहीं थी। पुतलियों के चारों ओर एक हल्का सा लाल घेरा बनने लगा था, और जब मैंने डर से अपने होंठ भींचे तो मैंने देखा कि मेरे कैनाइन दांत, वही नुकीले वाले दांत, हल्के से लंबे हो गए थे। ज्यादा नहीं, बस इतने कि ध्यान से देखने पर पता चल जाए। मैं अपने ही आंख से डर कर पीछे हट गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस अपने कमरे के अंधेरे में बैठा, अपने अंदर जागते उस हैवान की गुर्राहट को सुनता रहा और उस भयानक प्यास से लड़ता रहा जो मुझे पागल किए जा रही थी। मुझे पता था अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं किसी अपने को ही नुकसान पहुंचा दूंगा। अगले कुछ दिन नर्क से कम नहीं थे। मैंने खुद को कमरे में पूरी तरह कैद कर लिया था। मैं माँ और रिया से नजरें चुराता, इस डर से कि कहीं मेरी आंखों में उन्हें वो दरिंदगी न दिख जाए जो मुझे खुद शीशे में दिखती थी। प्यास अब बर्दाश्त के बाहर थी। मेरा शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मेरी इंद्रियां हर पल तेज होती जा रही थीं। मैं पड़ोस के घर में चल रहे टीवी की आवाज सुन सकता था। सड़क पर चलते लोगों की सांसों की आहट को महसूस कर सकता था, और सबसे भयानक, मैं उनकी रगों में दौड़ते खून की धीमी गंध को महसूस कर सकता था। मेरा दिमाग एक जंग का मैदान बन गया था। एक तरफ मेरा ज़मीर था जो मुझे इंसान बने रहने को कह रहा था, दूसरी तरफ एक वहशी भूख थी जो कह रही थी कि अगर जिंदा रहना है तो शिकार करना ही होगा। एक रात मैं इस घुटन से तंग आकर घर से बाहर निकल गया। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें जो दिन में इंसानों का समंदर होती हैं, रात में एक कंक्रीट का वीरान जंगल लगती है। मैं बस बिना किसी मंजिल के चलता रहा। मैं एक पार्क के पास से गुजरा जो अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बेंच पर एक लड़की बैठी थी, अपने घुटनों में सर छिपाए। मैं रुक गया। मेरा इंसान वाला हिस्सा उसकी मदद करना चाहता था, पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर का हैवान कुछ और सोच रहा था। वो अकेली थी, कमजोर थी, एक आसान शिकार। मेरे कदम अपने आप उस बेंच की तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। प्यास ने मेरा गला पूरी तरह सुखा दिया था। नहीं रोहन, नहीं। मेरा दिमाग चीख रहा था, पर मेरे शरीर पर अब मेरा काबू नहीं था। मैं उसके करीब पहुंच गया। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा। मेरी आवाज मुझे ही अजनबी सी लगी। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखें रो रो कर लाल थीं। वो डर गई। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो,
उसने कांपती आवाज में कहा। मैं बस पूछ रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं, ये मैंने कहा, लेकिन मेरी नजरें उसकी गर्दन पर टिकी थीं, जहां उसकी नब्ज हल्के हल्के धड़क रही थी। मैं उस धड़कन को सुन सकता था, मैं उस खून की गर्मी को महसूस कर सकता था। तभी एक और आवाज आई। उसने कहा उसे अकेला छोड़ दो। मैंने मुड़कर देखा। पार्क के गेट पर एक परछाई खड़ी थी। वो मेरी ही उम्र की एक लड़की थी, जिसने काली लेदर जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था, जैसे कोई शिकारी अपने इलाके में घूम रहा हो। तुम कौन हो? मैंने गुर्राते हुए पूछा। मेरे अंदर के हैवान को यह दखल अंदाजी पसंद नहीं आई। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। चांदनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती में कुछ खतरनाक था। और उसकी आंखें भी वैसी ही थीं जैसी उस भिखारी की, अंधेरी, गहरी, और उनमें एक सदियों पुरानी समझदारी की चमक थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मेरे आर पार देख सकती हो, मेरे अंदर की जंग को महसूस कर सकती हो। मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो, उसने शांत आवाज में कहा। या शायद मैं वो हूं जो तुम्हें वो बनने से रोक सकती है। उसने रोती हुई लड़की की तरफ इशारा किया। इसे देखो, ये डरी हुई है, अकेली है। क्या तुम सच में इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम्हारा पहला शिकार एक बेबस इंसान होगा? उसके शब्दों ने मुझे झंझोड़ दिया। मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक राक्षस बनने वाला था। शर्म और घिन की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैं बस इतना ही बोल पाया। अजनबी लड़की हल्की सी मुस्कुराई। ऐसी प्यास जो तुम्हें पागल कर रही है। तुम कमजोर महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही पहले से ज्यादा ताकतवर भी। दुनिया की हर आवाज, हर गंध तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है ना? मैं बस सिर हिला पाया। तुम्हें बदला गया है, जैसे मुझे बदला गया था, जैसे हम में से बहुतों को बदला गया है। तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। मेरा नाम एलारा है। और रोहन, तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। और अगर तुमने इसे जीना नहीं सीखा तो ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एलारा ने बेंच पर बैठी लड़की की तरफ देखा और कहा, अब तुम यहां से जाओ, तुरंत। लड़की एक पल गंवाए बिना ही वहां से भाग गई। अब पार्क में सिर्फ मैं और एलारा थे। किसने किया ये तुम्हारे साथ? एलारा ने पूछा। उसकी नजर मेरे हाथ के जख्म के निशान पर थी। एक भिखारी ने, कुछ हफ्तों पहले। एलारा की आंखों में पहचान की एक चमक सी आ गई। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें जलती हुई लगती हैं। मैंने हैरान होकर हाँ में सर हिलाया। एलारा ने गहरी सांस ली। वो हम में से नहीं है, वो कुछ और है, एक निकाला हुआ, बहिष्कृत। वो बिना किसी नियम के, बिना सोचे समझे इंसानों को बदलता फिरता है। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। ज्यादातर लोग इस बदलाव को झेल नहीं पाते और पहले ही हफ्ते में मारे जाते हैं। तो ये सब सच है? वैम्पायर? एलारा हंसी, पर उसकी हंसी में मजाक नहीं था। तुम कह सकते हो। हम खुद को ये नाम नहीं देते, ये इंसानों का दिया हुआ शब्द है। हम खुद को निशाचर कहते हैं, रात की संतान। और अब तुम भी हम में से एक हो रोहन, एक नए पैदा हुए बच्चे जैसे, एक नवजात बच्चे जैसे। उसने मेरी तरफ एक छोटा सा फ्लास्क बढ़ाया। ये लो, पियो इसे। क्या है इसमें? मैंने शक से पूछा। वही जो तुम्हें चाहिए, जानवरों का खून। ये तुम्हारी प्यास पूरी तरह से नहीं बुझाएगा, पर तुम्हें सोचने समझने की ताकत देगा। इंसानी खून वो एक अलग ही नशा है। एक बार चख लिया तो लौटना मुश्किल है। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या मैं ये कर सकता था? खून पी सकता था, लेकिन प्यास इतनी जबरदस्त थी कि मेरे जमीर की आवाज दब गई।
मैंने फ्लास्क लिया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। खून गर्म था और उसका स्वाद मेटल जैसा था, पर जैसे ही वो मेरे गले से नीचे उतरा, लगा जैसे किसी ने मेरी रगों में जिंदगी भर दी हो। शरीर में एक नई ताकत दौड़ गई, कमजोरी गायब हो गई, प्यास की जलन कम हो गई। मैंने खाली फ्लास्क एलारा को वापस किया। बेहतर लग रहा है? उसने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। पहला सबक, कभी अकेले शिकार मत करो। दूसरा, अपनी पहचान छुपा कर रखो। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक, हम अकेले नहीं हैं। दिल्ली की सड़कों के नीचे एक और दुनिया बसती है, निशाचरों की दुनिया। और अब तुम उस दुनिया का एक हिस्सा हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर ले चलती हूं। मैं हिचकिचाया। क्या मैं इस अजनबी पर भरोसा कर सकता था? क्या मेरे पास कोई और रास्ता भी था? मैं अपने परिवार के पास वापस नहीं जा सकता था। मैं अब उनके लिए एक खतरा था। एलारा अकेली थी जो मुझे समझ सकती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उस दुनिया को पीछे छोड़ दिया जिसे मैं जानता था। मैं अंधेरे में एलारा के पीछे चल दिया, एक ऐसी दुनिया की तरफ जिसका मैं हिस्सा बनने वाला था। अगर मेरी कहानी यहां तक आपको खींच पाई है और आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली के नीचे बसी निशाचरों की इस दुनिया में मेरे साथ आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी हिम्मत से ही मुझे ये कहानी सुनाते रहने की हिम्मत मिलेगी। अब आगे सुनिए। एलारा मुझे दिल्ली की उन तंग गलियों में ले गई जहां दिन में भी जाने से लोग डरते। हम एक पुराने बंद पड़े मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे। वहां कोई गार्ड नहीं था, बस अंधेरे और खामोशी का राज था। एलारा ने जर्जर गेट को धक्का दिया और हम सीधे नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां धूल और जालों से भरी हुई थीं और हवा में सीलन और सड़न की अजीब सी गंध थी। मगर नीचे का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। बंद पड़ा स्टेशन अब बंद नहीं था, उसे एक अलग ही दुनिया बना दिया गया था। प्लेटफॉर्म पर पुराने सोफे, मेजें और कुर्सियां रखी थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स थीं। मध्यम रोशनी के लिए मशालें और लालटेनें जल रही थीं, जिससे हर चीज पर एक डरावना नारंगी साया था। और वहां लोग थे, या जो भी उन्हें कहें, लगभग 30-40 निशाचर। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ किसी बोर्ड गेम में डूबे थे और कुछ बस अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठे थे। सब ने हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए जिज्ञासा थी, शक था, और कुछ की आंखों में भूख भी। मैं एक नवजात था और मेरी गंध उन्हें बता रही थी कि मैंने अभी तक इंसानी खून नहीं चखा है। एक और आवारा, एक भारी आवाज गूंजी। एक ऊंचा मजबूत आदमी हमारे सामने आया। उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहना था और उसके बाल चांदी की तरह सफेद थे। हालांकि उसकी उम्र 35-40 से ज्यादा नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक हनक और क्रूरता थी। वो यहाँ का सरदार मालूम होता था। इसका नाम रोहन है, विक्रम, एलारा ने उस आदमी से कहा। सड़कों पर भटकता मिला मुझे, बदलाव को बड़ी मुश्किल से झेल पा रहा था। विक्रम ने मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरें मेरे अंदर झांक रही थी। इसे किसने बदला? तुम्हारी करतूत है एलारा। नहीं, मेरी नहीं, इसे उस बूढ़े ने बदला है। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे पर नफरत उभर आई। वो पागल बूढ़ा अभी भी गंदगी फैला रहा है, उसे ढूंढ कर खत्म करना ही होगा। खैर, अब जब ये यहां आ ही गया है तो इसे हमारे नियम सिखा देना। विक्रम मेरी तरफ मुड़ा। सुनो लड़के, इस दुनिया का एक ही नियम है, जिंदा रहो, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें पीना होगा। हम इंसानों के बीच रहते हैं, पर हम उनके जैसे नहीं हैं। वो हमारा खाना है। वो भेड़े हैं और हम शिकारी, भेड़ियों का झुंड, हम में से कुछ। उसने नफरत से एलारा की तरफ देखा। जानवरों के खून पर जिंदा रहने का नाटक करते हैं,
लेकिन असली ताकत, असली जिंदगी इंसानी खून में है। उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए होठों पर जीभ फिराई। तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें ताकत चाहिए होगी, और ताकत के लिए तुम्हें अपना पहला शिकार करना होगा। एलारा तुम्हें सिखाएगी कि कैसे शिकार करना है, कैसे अपनी पहचान छुपानी है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पहली वफादारी इस कबीले के लिए है। अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी मौत इन सब के लिए एक नजीर बनेगी, समझ गए? उसकी धमकी हवा में तैर रही थी। मुझे उस जगह से, उन लोगों से और खासकर विक्रम से घिन आ रही थी। वो लोग जिंदा रहने के लिए निर्दोष लोगों को मारते थे और इसे अपनी शान समझते थे। अगले कुछ हफ्ते मेरे ट्रेनिंग में गुजरे। एलारा मेरी टीचर थी। वो मुझे मेरे नए शरीर के बारे में सिखा रही थी। उसने सिखाया कि कैसे अपनी बढ़ी हुई ताकत और रफ्तार को काबू करना है, कैसे अपनी तेज इंद्रियों का इस्तेमाल करके शिकार को ढूंढना है। हमने खाली गोदामों में लड़ने की प्रैक्टिस की। मैं हैरान था कि मैं कितनी जल्दी सीख रहा था। एलारा मुझसे अलग थी। वो भी एक निशाचर थी, पर उसकी आंखों में विक्रम जैसी दरिंदगी नहीं थी, एक उदासी थी। एक रात जब हम एक पुरानी इमारत की छत पर बैठे दिल्ली की रोशनियों को देख रहे थे, मैंने उससे पूछा, तुम विक्रम जैसी क्यों नहीं हो? उसने गहरी सांस ली। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी रोहन, एक इंसान। मेरी एक जिंदगी थी, एक परिवार था। विक्रम ने मुझे बदला। उसने मुझे मेरे ही परिवार से दूर कर दिया। मैं कुछ 100 साल से ज्यादा जी चुकी हूं। मैंने इस दुनिया को बदलते देखा है और अपने अंदर की इंसानियत को मरते हुए भी देखा है। मैं जानवरों का खून इसलिए पीती हूं ताकि मैं ये भूल न जाऊं कि मैं कभी इंसान थी। ये मुझे याद दिलाता है कि मेरे पास अभी भी एक चुनाव है। कैसा चुनाव? एक हैवान बने रहने का या फिर कुछ उससे बेहतर बनने की कोशिश करने का। विक्रम और उसके जैसे लोग अपनी हैवानियत को अपना चुके हैं। वो मानते हैं कि हम इंसानों से बेहतर हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। हम एक अभिशाप के साथ जी रहे हैं। रोहन, ये कोई तोहफा नहीं है। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई। शायद मैं इस अंधेरे में भी अपनी इंसानियत को बचाए रख सकता था। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिक पाई। एक रात विक्रम ने मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई बच्चे, अब खुद को साबित करने का वक्त है। कबीले के लिए अपनी वफादारी दिखाने का वक्त है। वो मुझे और 2 और निशाचरों को स्टेशन से बाहर ले गया। हम दिल्ली के एक पॉश इलाके में पहुंचे और एक बड़े से बंगले के सामने रुके। इस घर में एक परिवार रहता है। अमीर हैं, किसी को इनके गायब होने की परवाह नहीं होगी। आज रात तुम अपना पहला इंसानी खून चखोगे। ये तुम्हारा टेस्ट है। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अंदर जाओ और जब तक पी ना लो तब तक बाहर मत आना। ये तुम्हारा टेस्ट है रोहन, फेल मत होना। उन्होंने मुझे बंगले के गेट के अंदर धकेल दिया और बाहर इंतजार करने लगे। मैं अकेला था। घर के अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। एक परिवार इस बात से अनजान कि दरवाजे के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है, और वो मौत मैं था। मैं कांप रहा था। प्यास मेरे गले को जला रही थी। मेरे अंदर का हैवान चीख रहा था, अंदर जाओ, ये आसान है। बस एक पल का दर्द और फिर तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा। लेकिन फिर मुझे अपनी माँ और रिया का चेहरा याद आया। मुझे एलारा के शब्द याद आए, हमारे पास अभी भी एक चुनाव है। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा।
मैं उन जैसा एक हत्यारा नहीं बनूंगा। मैंने फैसला कर लिया। मैंने बंगले की तरफ पीठ की और गेट की तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना, जब तक पी मत लो बाहर मत आना। विक्रम की आवाज अंधेरे में गूंजी। मैं ये नहीं करूंगा विक्रम, मैं निर्दोष लोगों को नहीं मारूंगा। विक्रम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था रोहन, तुमने गलत चुनाव किया। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक पल में ही वो मुझ पर झपट पड़ा। वो एक धुंधले साए की तरह तेज था। उसने मुझे उठाया और दीवार पर दे मारा। हवा मेरे फेफड़ों से निकल गई। दर्द की एक भयानक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। तुमने कबीले को धोखा दिया है और धोखे की सजा मौत है। वो मेरे कान में फुसफुसाया। उसने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए जो मेरे गले की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जानता था कि ये मेरा अंत है। जैसे ही विक्रम के दांत मेरी गर्दन को छूने वाले थे, एक साया हमारे बीच आ गया। एलारा, इसे छोड़ दो विक्रम, उसने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम पीछे हटा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। एलारा, तुम इस लौंडे के लिए कबीले से लड़ोगी? एक कमजोर के लिए जिसने हमें धोखा दिया है? उसने धोखा नहीं दिया है विक्रम, उसने वो चुना है जो सही है, कुछ ऐसा जो हम सब बहुत पहले ही भूल चुके हैं। तो फिर तुम भी एक धोखेबाज हो और तुम दोनों आज रात यहीं मरोगे। खत्म कर दो इन्हें। उसने अपने दोनों साथियों को इशारा किया। दोनों निशाचर एलारा और मुझ पर झपटे। मैं अब भी कमजोर था, पर जिंदा रहने की इच्छा ने मुझे लड़ने की ताकत दी। मैंने उस निशाचर को लात मारी जो मेरी तरफ आ रहा था। एलारा एक मंझी हुई फाइटर की तरह लड़ रही थी। उसकी हर हरकत सधी हुई और जानलेवा थी। वो नाचती हुई मौत जैसी लग रही थी। लेकिन हम दो थे और वो तीन, और विक्रम उन सब से ज्यादा ताकतवर था। लड़ाई भयानक और तेज थी। ये इंसानों की लड़ाई नहीं थी, ये हैवानों की लड़ाई थी। मैं पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर विक्रम का एक साथी ही मुझ पर भारी पड़ रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा। मेरे मुंह में खून का स्वाद भर गया, मेरा अपना खून। तभी विक्रम एलारा पर हावी हो गया। उसने एलारा को जमीन पर गिरा दिया और अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया। तुम हमेशा से कमजोर थी एलारा, इंसानियत तुम्हें कमजोर बनाती है। उसने मुझे पकड़े हुए निशाचर को ऑर्डर दिया, पहले लड़के को खत्म करो। मैं चाहता हूं यह अपनी आंखों से इसे दम तोड़ता हुआ देखे। वो निशाचर मुस्कुराया और मेरा गला दबाने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं हार रहा था और तभी मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी मां का चेहरा, रिया की हंसी, नेहा की मुस्कान और एलारा का बलिदान, ये सब एक साथ मेरे दिमाग में कौंध गए। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। एक जंगली चीख मेरे गले से निकली। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये एक शिकारी की चीख थी, एक भेड़िए की। मेरे अंदर का सारा डर, सारी शर्म, सारी झिझक उस एक चीख में जलकर राख हो गई। मेरी आंखों में खून उतर आया। मुझे सिर्फ एक ही चीज अब महसूस हो रही थी, गुस्सा। ताकत की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ी जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये जानवरों के खून से मिली ताकत से 1000 गुना ज्यादा थी। ये शुद्ध, अनियंत्रित गुस्से की ताकत थी। मैंने उस निशाचर के हाथ पकड़े जो मेरा गला दबा रहा था, और उन्हें ऐसे मरोड़ दिया जैसे वो सूखी टहनियां हो। हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई। वो दर्द से चीखा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर फेंका। वो एक पेड़ से टकरा कर वहीं ढेर हो गया। सब मुझे घूर रहे थे, यहां तक कि विक्रम भी। मेरी आंखें दहक रही थी। मेरे नुकीले दांत पूरी तरह बाहर निकल आए थे और मेरे होठों से एक गुर्राहट निकल रही थी। ये कैसे हुआ? कल के बदले लड़के में इतनी ताकत? विक्रम हकलाया।
मैं उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुका। मैं बिजली की तेजी से दूसरे निशाचर पर झपटा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। पटखनी इतनी जोरदार थी कि उसका सर किसी तरबूज की तरह फट चुका था और उसका जिस्म राख में बदल गया था। अब सिर्फ विक्रम बचा था। उसका आत्मविश्वास अब डर में बदल चुका था। उसने अलारा को छोड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे कहीं तेज था। मैंने उसे पकड़ लिया और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। तुम क्या हो? वो चीखा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारा अंत हूं विक्रम। मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। उसके खून का स्वाद मेरे मुंह में भर गया। यह गर्म था, ताकतवर और नशे जैसा। मुझे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन इसके साथ ही मुझे घिन भी आई। मैं वही कर रहा था जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन यह अलग था। यह किसी निर्दोष का खून नहीं था, यह एक राक्षस का खून था। मैंने खुद को पीछे खींचा। विक्रम जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका शरीर सूखने लगा था, जैसे किसी पौधे से सारा पानी खींच लिया हो। कुछ ही पलों में वो धूल का एक ढेर बन गया। मैं हाँफ रहा था। मेरे हाथ और चेहरा खून से सने हुए थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया है। एलारा मेरे पास आई। वो भी हैरान थी। रोहन, तुमने उसे मार डाला? तुमने एक प्राचीन निशाचर को मार डाला? मैंने क्या किया? मैंने कांपते हुए पूछा। तुमने हमें बचाया रोहन, लेकिन तुमने खुद को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। कबीला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने विक्रम को मार दिया है, तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी कायनात एक कर देंगे। मैंने धूल के उस ढेर को देखा जो कभी विक्रम हुआ करता था, और फिर मैंने दिल्ली की रोशनियों को देखा। इस शहर की सड़कों के नीचे और भी बहुत से राक्षस थे जो निर्दोष लोगों का शिकार कर रहे थे, और उस पल मुझे मेरा मकसद मिल गया। तो आने दो उन्हें। मेरी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। ढूंढने दो उन्हें, क्योंकि अब से मैं सिर्फ भागूंगा नहीं, अब मैं शिकार करूंगा। मैंने अलारा की ओर देखा। ये दुनिया हमारी नहीं हो सकती अलारा। हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते, और मैं इन हैवानों के साथ भी नहीं रहूंगा। तो मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, एक एक करके। एलारा ने मेरी आंखों में देखा। उसे वहां एक डरा हुआ लड़का नहीं, बल्कि एक मजबूत शिकारी का इरादा दिखा। पर तुम ये अकेले नहीं कर सकते रोहन, तो तुम मेरी मदद करो। चलो मिलकर इस दुनिया को इन हैवानों से साफ करते हैं। एलारा ने कुछ देर सोचा और फिर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। उस रात एक नया शिकारी पैदा हुआ था, एक ऐसा निशाचर जो निशाचरों का शिकार करता था। मेरी रगों में अब भी खौफ दौड़ता है, अपनी हैवानियत का खौफ, इस प्यास का खौफ जो कभी नहीं बुझती। लेकिन अब उस खौफ के साथ एक मकसद भी है, एक इरादा। मेरा नाम रोहन है। मैं उन चीजों का शिकार करता हूं जो रात के अंधेरे में शिकार करती हैं, क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूं। मैंने उस रात विक्रम को मारकर कबीले से जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दिल्ली की सड़कों के नीचे अभी भी और विक्रम थे, और भी राक्षस थे जो इंसानी खून पर जी रहे थे। मैं उन सब को ढूंढ निकालने वाला था। ये मेरी अपनी जंग है, इंसानियत को बचाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर की इंसानियत के उस आखिरी कतरे को जिंदा रखने की। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस जंग में आगे क्या हुआ, कैसे मैंने और एलारा ने मिलकर निशाचरों के इस साम्राज्य को चुनौती दी, और क्या मैं उस भिखारी को ढूंढ पाया जिसने मुझे यह अभिशाप दिया था, तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मुझे यह कहानी सुनाते रहने की ताकत मिलेगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऐसी कहानियों के शौकीन हैं, और तब तक के लिए रात के अंधेरे से बचकर रहें। क्या पता कौन आपका इंतजार कर रहा हो, क्योंकि भूत होते हैं।